हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमने प्रीवियस वीडियो में डेप्रिसिएशन की थ्योरी आपको करवाई थी, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट की। अब इसी सेम सब्जेक्ट का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। इन प्रैक्टिस द वर्ड रिजर्व एंड प्रोविजन आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो जब हम यूज़ करते हैं ना रिजर्व और प्रोविजन को, इन दोनों को आप अलग से यूज़ करते हैं। नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन देम। कई बार क्या होता है, इनके बीच में कोई फ़र्क ही नहीं कोई कह पाता। फॉर एग्जाम्पल, वेरी ऑफन वी सी द यूज़ ऑफ टर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। हम ये टर्म यूज़ करते हैं रिजर्व को डाउटफुल डेट्स के लिए, रिजर्व को यूज़ करते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए इंस्टेड ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमने कहना होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, लेकिन हम रिजर्व कह देते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑफ ऑन डेटर एक्सेट्रा। बट इन फैक्ट देयर इज अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस तो है। एवरी प्रूडेंटली एंड सिस्टमेटिकली मैनेज बिजनेस कंसर्न मेक सम प्रोविजंस फॉर मीटिंग एंड एंटिसिपेटेड लायबिलिटी। सॉरी। सो सिस्टमेटिकली मैनेज करते हैं बिजनेसेस, कुछ प्रोविजंस क्रिएट करते हैं एंटिसिपेटेड लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए, रिडीमिंग अ लायबिलिटी, रिप्लेसिंग एन एसेट और फॉर सम अदर इम्पॉर्टेंट बिजनेस पर्पसेस। तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। Business is a continuous process, and if it is to be run on commercially and financial viable lines and to meet the future needs and overpower the uncertainties of business, the creation of proper reserves, funds and provisions out of the individual profit would be prudently managed business proposition. So जो हमारा बिजनेस है ना, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और उसको रन करने के लिए कमर्शियली एंड फाइनेंशियली वाइबल लाइन्स के ऊपर चलाने के लिए फ्यूचर नीड्स में हमें कुछ अनसर्टेन चीज़ों से फेस करनी पड़ती हैं। उसके लिए रिजर्व्स एंड फंड्स प्रोविजंस क्रिएट करना ज़रूरी होता है आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। सो बात करते हैं मीनिंग ऑफ रिजर्व से। सो अ रिजर्व इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का एक पार्ट है जो हम सेट साइड रखते हैं टू मीट फ्यूचर कंटीजेंसीज एंड लॉसेस। सो रिजर्व क्या है? रिजर्व इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट set aside out to meet future contingencies and losses. Usually the whole amount of profit earned by the business is not distributed. Usually क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट अर्न करता है बिजनेस, वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता ओनर्स या फिर शेयर होल्डर्स के बीच में। A part of profit is retained in the business. जो प्रॉफिट का एक पार्ट होता है वो बिजनेस के अंदर ही रिटेन कर लिया जाता है, ईदर फॉर मीटिंग इट्स अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर लाइबिलिटीज एंड लॉसेस, या तो फ्यूचर में आने वाली लाइबिलिटीज या फिर लॉसेस को मीट करने के लिए, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। दो पॉइंट हमने पढ़े कि डिविजिबल प्रॉफिट को हम कई बार रिटेन करके रखते हैं बिजनेस के अंदर, या तो अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर लाइबिलिटीज एंड लॉसेस को मीट करने के लिए, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। It can be created for redeeming liabilities or replacing depreciable assets. हम इसे यूज़ कर सकते हैं लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए, या फिर डेप्रिसिएबल एसेट को रिप्लेस करवाने के लिए, और डिक्लेयरिंग यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिविडेंड ओवर ईयर्स। तो ये भी कुछ 3 पॉइंट्स हैं। डिविडेंड हर साल देने के लिए, हर कॉन्सिक्वेंटली देने के लिए, हम डिक्लेयर करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स से ही निकल कर आता है। इफ देयर इज नो प्रॉफिट इन अ पर्टिकुलर ईयर, अगर एक साल में प्रॉफिट नहीं होता, नो रिजर्व कैन बी क्रिएटेड इन दैट ईयर। सो उस ईयर में हम रिजर्व नहीं क्रिएट कर सकते। इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये कैसे क्रिएट होता है? प्रॉफिट, आपको याद होगा जब हम जनरल रिजर्व डालते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, हम क्या करते थे? मान लो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो हम क्या करते थे? टू जर्नल रिजर्व करते थे। सो ये कैसे क्रिएट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करके। इट डजंट रिड्यूस द फिगर ऑफ द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के फिगर को नहीं कम करता, बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड आफ्टर डिटर्मिनिंग द नेट प्रॉफिट। जब हम रिजर्व बनाते हैं ना, तो हमारे प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम प्रॉफिट निकालने के बाद रिजर्व क्रिएट करते हैं उस प्रॉफिट का।
द रिजर्व देयरफॉर रिड्यूसेस ओनली द फिगर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। जितना पार्टनर्स को देने वाला होता है, मान लो यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद 2 पार्टनर्स जो भी जाएगा, मान लो यहाँ पर 50,000 था, 20,000 का रिजर्व बन गया तो 30,000 डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ किसको इफेक्ट करता है, रिड्यूस करता है डिविजिबल प्रॉफिट को। इट बिलोंग्स टू ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स। रिजर्व्स अगर कल को नहीं यूज़ होते ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान लो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे बाय क्रेडिट साइड करके जर्नल रिजर्व या फिर कोई भी रिजर्व ऐसे कर देते हैं। ये ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम इफ़ एडिक्वेट रिजर्व इज क्रिएटेड इन द पास्ट। ये तब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अगर पास्ट में बहुत सारा हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है। रिजर्व शुड इंक्लूड अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व में वो अमाउंट आनी चाहिए जो प्रॉफिट से निकालते हैं, और कोई अदर सरप्लस विच आर नॉट इंटेंडेड और नेसेसरी टू मीट एनी लायबिलिटी, या फिर कोई सरप्लस बच जाता है किसी लायबिलिटी को मीट करने के अलावा। कंटिजेंसीज और डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स नोन टू एग्जिस्ट एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। कोई कंटिजेंसी आती है, कोई वैल्यू ऑफ एसेट अगर कम होता है सो वो बैलेंस शीट की डेट तक हमें दिख जाएगा। तो ये किसने दिया था, वॉस्टन स्मिथ एंड ब्राउन ने हमें डेफिनेशन दी थी रिजर्व की। Thus, the portion of profit which is not paid to proprietor but is kept apart of meeting some known or unknown losses is called reserve. So reserve की अपनी definition हमारी निकल के आई है कि वो पोर्शन प्रॉफिट का जो प्रोप्राइटर को नहीं पे किया लेकिन हमने सेट असाइड कर लिया है किसी नोन या फिर अननोन लॉस को मीट करने के लिए, उसे हम रिजर्व बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये भी आपको लिखना है कि जो अमाउंट ऑफ रिजर्व होता है वो एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का, मीन्स प्रॉफिट में से हम करते हैं। हैंस प्रॉफिट रिटेन्ड इन द बिजनेस विदाउट हैविंग एनी और एट्रीब्यूट ऑफ प्रोविजंस आर टू बी ट्रीटेड एज रिजर्व। इसके लिए इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट जो हम रिटेन करते हैं बिजनेस के अंदर विदाउट हैविंग एन एट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविजन, जिसका प्रोविजन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, उसे हम रिजर्व बोलते हैं। देर आर मीन्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एंड टू मीट कंटिजेंसीज विच आर इंडेटरमिनेट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द रिजर्व। बहुत सारी कंटिजेंसीज को हम मीट कर सकते हैं जो कि इनडिटर्मिनेट होती है रिजर्व्स के टाइम के ऊपर। अब बात करते हैं थिंग्स टू रिमेंबर। अ रिजर्व इज अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट सेट असाइड विद अ व्यू टू मेक द कंसर्न फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम रिजर्व क्रिएट करते हैं, या फिर इट इज़ क्रिएटेड बाय चार्जिंग इट अगेंस्ट द प्रॉफिट। एंड तो यहाँ पे अगेंस्ट लिखा है, चार्ज लिखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मीन्स ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और एप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट चार्ज है। इफ द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन द सम आउटसाइड सिक्योरिटीज देन इट इज नोन एज रिजर्व फंड। और ये भी आपको चीज़ याद रखनी है, मान लो अगर हमने कोई अमाउंट रिजर्व की सेट असाइड करी है, ठीक है, और हम इसे इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के बाहर सिक्योरिटीज़ के अंदर, शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, तब उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व फंड। अगर हमने कोई पैसा सेट असाइड करा था और उसको हमने बाहर इन्वेस्ट कर दिया तो उस पैसे को हम बोलेंगे रिजर्व फंड, क्योंकि उस रिजर्व से हमें पैसा बनेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व। ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स बोल लो या फिर पर्पस बोल लो आप, ठीक है। रिजर्व्स हेल्प्स अ बिजनेस इन स्ट्रेंथनिंग इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। रिजर्व्स मदद करते हैं बिजनेस को उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स टू टाइड ओवर द एक्सपेक्टेड लॉसेज। एक तो फाइनेंशियल पोजीशन एक्सपेक्टेड लॉसेज को मीट करने के लिए विदाउट एनी रिडक्शन इन प्रोप्राइटर्स कैपिटल। रिजर्व्स कंस्टिट्यूट अ सोर्स ऑफ कॉस्ट फ्री कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जो रिजर्व्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक ऐसा सोर्स ऑफ कॉस्ट फ्री कैपिटल ऑफ द बिजनेस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व में क्या होता है, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट होता है। पहले हम बिजनेस का कुछ पैसा रिटेन करके रखते हैं रिजर्व्स की फॉर्म में, फिर जब उन रिजर्व्स को हम यूज़ नहीं करते तो हम उन्हें वापस से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो क्या है, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें कॉस्ट फ्री कैपिटल आती है, कल को पैसा आता है तो उसकी कोई खर्चा नहीं हमें पड़ता। द रिजर्व में बी क्रिएटेड फॉर अचीविंग एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। एक तो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए थ्रू इंटरनल सोर्सेज दैट इज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। कल को पैसा हम बिजनेस में लगा देंगे तो एक्सपेंशन होगी। टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए। वर्किंग कैपिटल को स्ट्रेंथन बढ़ाने के लिए कि कल को हम फिर से पैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा जो डेली नीड का जो खर्चा होता है उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए
अननोन लायबिलिटी या फिर लॉस के लिए, किसी वेस्टिंग एसेट को रिप्लेस करने के लिए, टू मेक यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द ईयर टू ईयर इन केस ऑफ कंपनीज। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व्स। सो ये तो हमने बात कर ली ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस की रिजर्व्स की। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रिजर्व्स की, उसे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व्स। द रिजर्व आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड दे डू नॉट अफेक्ट द करंट ईयर्स प्रॉफिट। जो रिजर्व्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन होती है, प्रॉफिट में से बनते हैं। वो करंट ईयर की प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद क्रिएट किए जाते हैं। रिजर्व्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। रिजर्व्स जो है वो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। रिजर्व्स में बी क्लासिफाइड एज जर्नल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स। रिजर्व्स दो तरीके के होते हैं, एक जर्नल रिजर्व्स, एक स्पेसिफिक रिजर्व्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। When the amount of reserve is invested outside the business in purchase of security, it is named as reserve fund. जब बिजनेस के बाहर पैसा हम लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे रिजर्व फंड बोलते हैं। The amount representing the reserve doesn't constitute any liability or provision for depreciation. वो अमाउंट जो रिप्रेजेंट करती है रिजर्व को, वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती कोई ऐसी लाइबिलिटी या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को। द अमाउंट representing the reserve doesn't constitute any liability or provision for depreciation. So इस पॉइंट को हम एंड में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये पॉइंट अभी समझ क्लियरिटी नहीं आ पाएगी इसकी आपको। आगे मूव ऑन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स में। सो रिजर्व जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जो हमारे रिजर्व्स होते हैं ना, रिजर्व्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक को हम बोलते हैं ओपन, दूसरे को बोलते हैं सीक्रेट। ओपन को हम पब्लिश्ड भी बोलते हैं। पब्लिश्ड मतलब कि हमारे एनुअल रिपोर्ट्स में है। सीक्रेट का मतलब होता है अनपब्लिश्ड, जो हमारे एनुअल रिकॉर्ड्स में नहीं, एनुअल रिपोर्ट में नहीं है। ये तो यहीं पे ख़त्म हो गए। फिर ओपन आगे बढ़ते हैं। ओपन के आगे 2 टाइप्स आते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व यहीं पे आ जाएगा, रेवेन्यू रिजर्व आगे बढ़ेगा। रेवेन्यू रिजर्व आगे 3 तरीके का हो जाएगा। एक तो हमने पढ़ा था रिजर्व फंड, जब हम रिजर्व को आउटसाइड इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है जर्नल रिजर्व, जो हम यूजुअली पार्टनरशिप में क्रिएट करते थे। एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व, इसको हम अभी पढ़ेंगे। सो रिजर्व्स आर 2 टाइप्स, ओपन, सीक्रेट। ओपन रिजर्व आर 2 टाइप, रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू रिजर्व इज 3 टाइप, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो क्लासिफिकेशन भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारी। आगे आता है पब्लिश या फिर ओपन रिजर्व। दोज रिजर्व्स विच आर जनरली क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यूजुअली वो रिजर्व्स जो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके बनाए गए होते हैं, आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज पब्लिक रिजर्व्स or open reserve. The reserves may again be classified into 2 categories, that is capital reserve और revenue reserve. So यहाँ पर भी एक मैं आपको एंड में क्लियर करूँगी। यहाँ पर शायद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आना है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो कैपिटल रिजर्व की बात करते हैं। ये जो रिजर्व्स जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करके बनाए होते हैं ना, उसको हम या तो लायबिलिटी साइड में शो करते हैं या फिर बैलेंस शीट, या फिर जिसे हम पब्लिश रिजर्व की कैटेगरी में बोल देते हैं इन्हें। सो यहाँ के 2 टाइप्स की होती हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल की बात करते हैं। अ रिजर्व विच इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। वो रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट में से निकल के आता है उसे हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते, किस में से निकल के आता है, कैपिटल प्रॉफिट से, उसे हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व विच इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। इट इज़ नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, उसमें से ये नहीं क्रिएट किया गया होता। इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। जो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन होती हैं उनमें से जो प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, हम उसमें से करते हैं स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन में जो कैपिटल नेचर की होती हैं।
इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्ड जो प्रॉफिट हमारा होता है ना, कैपिटल प्रॉफिट, वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बना होता। द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट फ्रॉम विच द कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आर एज फॉलो। अब कैपिटल प्रॉफिट की कुछ एग्जाम्पल्स है: प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, प्रीमियम ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, discount on redemption of debentures, profit on purchase of existing business, profit earned before incorporation. So basically assets के साथ, ठीक है, liabilities के साथ और shares के साथ जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो हमारी कैपिटल नेचर की होती हैं। जो इनमें से पैसा हम लेते हैं ना, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं हमारे कैपिटल रिजर्व के? द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ कैपिटल रिजर्व टू हेल्प इन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। अब कैपिटल रिजर्व हम क्यों बनाते हैं? कैपिटल रिजर्व बनाने का एक मोटिव होता है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। जो पैसा हमें एसेट के बेचने से मिला है, प्रीमियम ऑन शेयर्स पे मिला है, उसे हम बचा कर रख लें, वो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ही मजबूत करेगा। अब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को कैसे मजबूत करेगा ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। टू हेल्प इन राइटिंग द कैपिटल लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जब कोई लॉस होता है कैपिटल नेचर का, उसको राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिजर्व इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। फिर टू हेल्प इन इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर्स। कई बार हम बोनस शेयर्स को इशू करते हैं तो उसको इशू करवाने के लिए हमारी मदद हो जाती है हमें कैपिटल रिजर्व की। ये हमने पढ़ा हुआ कैपिटल रिजर्व, बोनस शेयर्स हम कैपिटल रिजर्व से शेयर इशू करवाते हैं। अब कैपिटल रिजर्व के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस होगी कुछ, अब डिसएडवांटेजेस भी हैं। द फॉलोइंग आर इट्स डिसएडवांटेजेस। इट डजेंट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स। कैपिटल रिजर्व जो होता है ना, मान लो रेवेन्यू रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व हो गया, तो वो हम पार्टनर्स को दे सकते हैं, लेकिन ये हम पार्टनर्स को नहीं दे सकते। इट डजेंट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। ये हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को कुछ नहीं करता, मीन्स वर्किंग कैपिटल में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसको क्रिएट करने के बाद हमारा बिजनेस की डेली लाइफ में कोई स्ट्रेंथ नहीं मिलती हमें। इट डजेंट हेल्प इन मेकिंग द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल टू सेल ओल्ड एसेट्स एट सेटिस्फैक्ट्री प्राइस। ये मदद नहीं करते मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल करवाने के लिए कि वो ओल्ड एसेट्स को सेटिस्फैक्ट्री प्राइस के ऊपर बेचें। ये पॉइंट भी कैसे है वी विल डिस्कस, एंड वी विल डिस्कस द सेकंड पॉइंट एज वेल। लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स के ऊपर। प्रॉफिट्स अर्नड, सो रेवेन्यू रिजर्व करते हैं अब हम। सो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ बिजनेस थ्रू इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज इज डिटरमाइंड एट द ईयर एंड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो प्रॉफिट जो अर्न करता है बिजनेस अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के थ्रू इज डिटरमाइंड एट द ईयर एंड, और नॉर्मल एक्टिविटीज़ के बाद जो प्रॉफिट अर्न कर लेता है उसे ईयर एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। सो उसका जो पोर्शन होता है जो हम प्रोप्राइटर को नहीं देते हैं बट उसे केप्ट अपार्ट कर लेते हैं, उसे हम रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं। सिंपली वो प्रॉफिट जो हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ से अर्न करते हैं, फिर ईयर एंड में से कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, फिर हम प्रोप्राइटर को नहीं देते हैं तो हम कैप्ट असाइड कर लेते हैं, उसे हम रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलर, सो आपको ये पॉइंट्स को भी दिमाग में रखना है। अकॉर्डिंग टू कॉलर, a revenue reserve is that portion of the net worth or total equity of an enterprise। रेवेन्यू रिजर्व वो चीज़ होती है नेट वर्थ या फिर टोटल इक्विटी ऑफ द एंटरप्राइज की जो रिप्रेजेंट करती है रिटेन्ड अर्निंग, वो जो अवेलेबल है प्रोप्राइटर्स द्वारा विड्रॉ करवाने के लिए। क्योंकि ये जो रेवेन्यू रिजर्व है जब हम इसे यूज़ नहीं करते तो प्रोप्राइटर इसे विड्रॉ कर सकते हैं, प्रोप्राइटर को बेसिकली हम दे देते हैं, यानी रिटेन्ड अर्निंग जो प्रोप्राइटर के लिए अवेलेबल है। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में।
From the viewpoint of creation, revenue reserves may be given as classified as follow: जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व. रिजर्व फंड भी होता है, लेकिन रिजर्व फंड को यहाँ पे हम नहीं डिस्क्राइब करेंगे. रिजर्व फंड को आप सिंपली अपना क्लासिफिकेशन में लिख देना, फिर रिजर्व फंड को लिख देना. वो रिजर्व, जनरल रिजर्व, वो रिजर्व का पैसा जो हम आउटसाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उसे रिजर्व फंड बोलते हैं. जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व हम करेंगे. ठीक है. जनरल रिजर्व, रिजर्व विच इज़ क्रिएटेड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस. वो रिजर्व जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं क्रिएट किया गया, बट फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इज नोन एज जनरल रिजर्व. एग्जांपल है रिजर्व फंड और रिजर्व कंटीजेंसी रिजर्व. रिजर्व्स हो गए, रिजर्व फंड हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया. अब जो रिजर्व फंड है ना, वो भी जनरल रिजर्व का यहाँ पे उन्होंने पार्ट बताया हुआ है. इट इज़ अ मैटर फॉर द प्रोप्राइटर और मैनेजमेंट of the business to decide whether general reserve will at all the created or not, if created with what amount. So ये proprietor या फिर मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि वो डिसाइड करे कि जनरल रिजर्व क्रिएट करना भी है कि नहीं. अगर करना है, क्रिएट करना भी है कि नहीं, अगर करना है तो कितनी अमाउंट का करना है. यूजुअली देर इज़ नो कंपल्शन ऑन द पॉइंट, बट इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कोई कंपल्शन नहीं होती इसे क्रिएट करने के लिए. लेकिन अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी का केस देखें, अ डेफिनेट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब है हमारी कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर, उनमें क्या होता है कि एक डेफिनेट परसेंटेज होती है नेट प्रॉफिट की, जिसे उन्हें ट्रांसफ़र करना ही पड़ता है जनरल रिजर्व के अंदर बिफोर इट पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड देने से पहले. ठीक है. सो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होते. इसकी एग्जांपल्स फिर आपको बता दी हैं. फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए होता है. इसकी कोई कंपल्शन नहीं होती, लेकिन देयर इज़ नो कंपल्शन. बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक डेफिनेट पर्पस होती है डिविडेंड देने से पहले. Note, this type of reserve is created out of regular or normal profit of the business. So the proprietor of the business is free to get it as share of his profit. ये हम नॉर्मल प्रॉफिट में से निकालते हैं. सो जो प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस होता है वो फ्री होता है टू गेट इट एज शेयर ऑफ प्रॉफिट. इसको एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट लेने के लिए, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्री रिजर्व. ये फ्री रिजर्व भी होता है. जनरल रिजर्व को हम फ्री रिजर्व भी बोलते हैं. फ्री रिजर्व क्यों बोलते हैं? जो हमारा प्रोप्राइटर है वो इसे एज अ प्रॉफिट कभी भी ले सकता है, एज अ शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट वो कभी भी इसे विड्रॉ कर सकता है. अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ जनरल रिजर्व. बेसिकली क्या पर्पस है जनरल रिजर्व की, वो करते हैं. द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरल रिजर्व. टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हम जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं. देखो, अगर हम जनरल रिजर्व क्रिएट करेंगे अपनी डेली लाइफ में से, तो कल को ये पैसा हम अपने बिजनेस में लगाएंगे तो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन होगी. लेकिन फिर भी इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस फिर से करेंगे. टू मीट एनी अननोन एंड अनएक्सपेक्टेड लायबिलिटीज एंड लॉसेज. कोई सी अननोन लायबिलिटी आ जाती है, अननोन हमारा कोई लॉस आ जाता है, उसको मीट करने के लिए हम इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं. टू प्रोवाइड इनफ फंड्स फॉर द एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम इसे पैसे को यूज़ कर सकते हैं. कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कोई नई ब्रांच ओपन कर सकते हैं. अब क्या डिसएडवांटेजेस हैं हमारे जर्नल रिजर्व के? द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस. क्या डिसएडवांटेजेस हमारे जर्नल रिजर्व के? इट रिड्यूसेस द अवेलेबल प्रॉफिट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स. सो जर्नल रिजर्व जो है उसको क्रिएट करने के बाद हमारे शेयर होल्डर्स को थोड़ा पैसा कम पहुंचता है. इट शोज, बाद में तो इन्वेंचुअली ये उसे विड्रॉ कर सकती है जर्नल रिजर्व को, लेकिन फिलहाल तो कम पहुंच रहा है ना इस ईयर में. इट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस बेटर इवन इन द ईयर्स ऑफ लॉसेस. लॉसेस के ईयर्स में भी ये हमारी बिजनेस की पोजीशन को बढ़िया बताता है. अब वो कैसे, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. इट लीड्स द मैनेजमेंट फॉर अनफेयर यूज ऑफ रिजर्व. मैनेजमेंट जो है वो अनफेयर यूज़ कर सकती है रिजर्व्स का अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए. कल को मान लो लॉस ही हो रहा है तो जर्नल रिजर्व को वो डिविडेंड में बांट के अपनी पोजीशन को बढ़िया शो कर सकती है कि हम तो लॉस में भी कर रहे हैं, तो हमारा इट मीन्स लॉस है ही नहीं, हमारे बिजनेस को डिविडेंड दे पा रहे हैं. सो क्या होता है कि अनफेयर यूज़ कर सकती है रिजर्व्स को अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए. राइट. सो अब बात करते हैं क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जर्नल रिजर्व का. सो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग जर्नल रिजर्व, सिंपली जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है हमारा, उसमें हम 2 जर्नल रिजर्व कर देते हैं. ठीक है. तो उसके बाद एट टाइम ऑफ यूजिंग रिजर्व, जब हम रिजर्व को यूज़ करते हैं, जब हम रिजर्व, देखो जर्नल रिजर्व को जब हम पार्टनर्स के अकाउंट में डालते हैं तब हम क्या करते हैं, पार्टनर्स का ये कैपिटल होता है,
यहाँ पे बाय जर्नल रिजर्व कर देते हैं, है ना, बाय जर्नल रिजर्व कर देते हैं। अब यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर्स करना है, हम यहाँ पे कंपनीज की बात कर रहे हैं, हम कैपिटल की नहीं बात करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को जब हम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं तो उसकी एंट्री ये होगी, यानी जर्नल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, ये एंट्री होगी हमारी। प्रॉफिट एंड लॉस टू जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू जर्नल रिजर्व, देन जर्नल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे है बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व अकाउंट, बीइंग जर्नल रिजर्व यूज टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। हम शेयर होल्डर्स को बोनस नहीं दे रहे, बोनस शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बोनस शेयर्स दे रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, राइट। ट्रेस कर ली है हमारी जर्नल रिजर्व की, जब क्रिएट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू जर्नल रिजर्व, और जब हम इसे यूज़ करते हैं तो जर्नल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक रिजर्व्स की। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक रिजर्व विच इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। और रेवेन्यू रिजर्व किसकी टाइप थी? पब्लिश या फिर ओपन रिजर्व्स की। रिजर्व क्रिएटेड फॉर एनी स्पेशल पर्पस इज नोन एज स्पेसिफिक रिजर्व। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व क्रिएट करते हैं तो स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। दिस रिजर्व इज यूटिलाइज्ड फॉर ए वेरी पर्पस फॉर विच इट इज़ क्रिएटेड। जिस पर्पस के लिए इसे क्रिएट किया गया उसी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इट कांट बी यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी जर्नली क्रिएट्स अ डिबेंचर। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी क्रिएट करती है डिबेंचर सिंकिंग फंड फॉर पर्पस ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। वो क्या करती है? डिबेंचर सिंकिंग फंड क्रिएट करती है अपनी रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के लिए। सच फंड विल बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रीपेइंग डिबेंचर्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल रिजर्व्स। स्पेसिफिक रिजर्व को हम स्पेशल रिजर्व भी बोलते हैं। और वहाँ पे हमने जर्नल रिजर्व का टाइप करा था फ्री रिजर्व। जर्नल रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज फ्री रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल रिजर्व। सो क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या पर्पस है हमारे स्पेसिफिक रिजर्व की, उसकी बात करते हैं। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व टू प्रोवाइड इनफ फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ। जब हम किसी एसेट की रिप्लेसमेंट के लिए फंड बनाते हैं तो उसकी रीपेमेंट के लिए हमारे पास इनफ फंड होने ज़रूरी है, इसके लिए हम इसे बनाते हैं। टू प्रोवाइड इनफ कैश फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और लोन विद इन द ड्यू डेट। किसी लाइबिलिटी या फिर डिबेंचर या फिर लोन्स के अमाउंट को पे करने के लिए हम, जब हमारे पास इनफ पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए स्पेसिफिक रिजर्व का फ़ायदा है हमें। टू हेल्प टू मेंटेन फ्यूचर क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। फ्यूचर में बिजनेस की क्या क्रेडिबिलिटी होगी उसके लिए, ये पॉइंट हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। अब क्या डिसएडवांटेजेस है स्पेसिफिक रिजर्व के, उसकी बात करते हैं। द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस। इट रिड्यूसेस द विजिबल प्रॉफिट। ये विजिबल प्रॉफिट को कम कर देती है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एज, जैसे कि हमारे जर्नल रिजर्व जो थे वो बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट कम कर देते हैं। सिंपली ये भी डिविजिबल प्रॉफिट को जो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कम कर देती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड टू रिप्लेस अ फिक्स्ड एसेट इन द फ्यूचर। अब हमने तो यहाँ पे फंड क्रिएट कर लिया, अब हमें क्या पता फ्यूचर में इस एसेट को रिप्लेस करने के हमारे कितना पैसे हमें ज़रूरी होंगे, तो हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसका ये घाटा है। अब हम बात करेंगे क्या डिफरेंस है जर्नल रिजर्व का, स्पेसिफिक रिजर्व का, और क्या डिफरेंस है कैपिटल रिजर्व का और रेवेन्यू रिजर्व का। रेवेन्यू रिजर्व के ये दो टाइप्स आपको पता होगा। तो बात करते हैं जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व के डिफरेंस से। इट इज़ क्रिएटेड नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता, बट ओनली फॉर स्ट्रेंथिंग फाइनेंशियली बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करने के लिए होता है। इट इज़ क्रिएटेड ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड इज यूटिलाइज फॉर द पर्पस ओनली। एक पर्पस के लिए होता है। इन केस ऑफ नीड डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ इट। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें से हम डिविडेंड भी पे कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ इट बट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर फंड विच अ फंड हैज़ बीन क्रिएटेड। जिसके लिए उसे क्रिएट करा, अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया है, द फंड विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड। उस फंड का हमें कोई पैसा नहीं होता तो डिविडेंड हम दे सकते हैं। यहाँ पर डिविडेंड हम पे कर सकते हैं, यहाँ पर तभी पे कर सकते हैं जब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है, राइट। दो डिफरेंस का, स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिविडेंड नहीं दे सकते, डिविडेंड दे सकते हैं। स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, यहाँ पर डिविडेंड फुलफिल करने के बाद दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। अब बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। सो इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट अर्नड नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो प्रॉफिट हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं अर्न करा उसमें से करते हैं। इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्नड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये हम उसमें से क्रिएट करते हैं जो हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अर्न करा है प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड, देन नेक्स्ट है
कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस इन इंक्रीज्ड परमानेंटली। अब यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल रिजर्व के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी बढ़ जाती है। उसका क्या मतलब है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट इंक्रीजेस कैपिटल एम्प्लॉयड टेम्परेरी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड को टेम्परेरी बढ़ाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपली क्या होता है, हमारा पार्टनर्स का कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इट इज़ यूजली नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कैपिटल रिजर्व को हम डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर सकते। इट इज़ अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो हमने नॉर्मल कोर्स में लिया है अगर वो नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, तो हम डिविडेंड पे कर सकते हैं। लाइक जनरल रिजर्व में भी डिविडेंड पे कर सकते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व में भी डिविडेंड पे कर सकते हैं। लेकिन वो प्रॉफिट जो हमने किसी एसेट के, किसी शेयर के पैसे से निकाला है, उसमें से हमने को रिजर्व बना लिया, जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व बना लिया है, तो हम क्या करेंगे, हम उस पैसे को डिविडेंड नहीं पे कर सकते। ओनली अ लाइबिलिटी कैन बी पेड और अ कैपिटल लॉस कैन बी मेट आउट ऑफ इट। कोई लाइबिलिटी या फिर कोई कैपिटल लॉस भी हम इसमें से देख सकते हैं, और इसमें से किसी भी टाइप की हम लाइबिलिटी देख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि हम डिविडेंड किस में से पे कर सकते हैं, किस में से पे नहीं कर सकते, राइट। सो अगर हम बात करें ओपन एंड सीक्रेट रिजर्व्स की, सीक्रेट रिजर्व की हमने बात ही नहीं करी, ओपन रिजर्व्स की हमने बात करी है। रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में हम डिविडेंड नहीं दे सकते, रेवेन्यू रिजर्व में हम डिविडेंड दे सकते हैं, ठीक है। रिजर्व फंड की हम बात ही नहीं कर रहे, रिजर्व फंड को हम जनरल रिजर्व के पार्ट बना रहे हैं। जनरल रिजर्व को हम डिविडेंड दे सकते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व में फुलफिल करने के बाद हम डिविडेंड दे सकते हैं। सो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, राइट। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा रिजर्व फंड के बारे में पढ़ लेते हैं। सो नाउ लेट्स स्टडी रिजर्व फंड। व्हेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, जब रिजर्व के पैसे को हम बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और अदर गिल्ट एज सिक्योरिटीज़। अब गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, इसे भी मैं आपको बताऊंगी। इट इज़ कॉल्ड रिजर्व फंड। दस द अमाउंट ऑफ रिजर्व विच इज़ नॉट इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, इसलिए वो रिजर्व का पैसा जो बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करा है, इज़ द अमाउंट ऑफ रिजर्व विच इज़ नॉट इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, सॉरी, जो पैसा बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट नहीं करा सिर्फ वही रिजर्व कहलाएगा। हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो डिस्टिंक्शन इज यूजुअली ड्रॉन बिटवीन टू रिजर्व एंड रिजर्व फंड। ज़्यादातर रिजर्व और रिजर्व फंड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाया जाता। और रिजर्व फंड को आगे कंटिन्यू करने से पहले जो हमारे थोड़े से पिछले डाउट्स थे उनको मैं क्लियर कर दूँ। ये पॉइंट था हमारा एक डाउट, दैट द यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है रिजर्व की, उसमें बताया गया है द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग रिजर्व डजंट कॉन्स्टिट्यूट एनी लायबिलिटी। सो रिजर्व के पैसे को ना हम किसी स्पेसिफिक जगह यूज़ करते हैं, उसे कहीं पर हम किसी जर्नल जगह यूज़ करते हैं, ना कि हम उसे किसी लायबिलिटी के से क्रिएट करते, ना ही हम उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मानेंगे रिजर्व के पैसे को, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यहाँ पर फिर ये जो पॉइंट था ना, यहाँ पर एप्रोप्रिएशन ही आएगा कि जो रिजर्व है ना वो कहाँ से क्रिएट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से क्रिएट होता है। यहाँ पे इन्होंने एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा हुआ था। उसके बाद ये हमारा एक पॉइंट था ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल रिजर्व, इट हेल्प्स टू मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल रिजर्व कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो जब हम कैपिटल गेन्स के पैसे को निकाल लेते हैं ना, फिर बाद में हम उसे अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ब्रांच बढ़ जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगी, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। सो ऐसे जो है हमारा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो हम हर पॉइंट में लिख सकते हैं। यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटल रिजर्व में था इट डजंट इंडिकेट एनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। सो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जो हमारी जो रोज़मर्रा के काम में हमें पैसा मिलता है या फिर जो हमारी एफिशिएंसी है उसको नहीं ये दर्शाता है। सो ये केस का डिसएडवांटेज है कि जो कैपिटल रिजर्व है ना वो हमारी, अगर हम कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते कि हमारा बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़िया है, हम ये नहीं कह सकते। एफिशिएंसी बढ़िया होने के लिए हमें रेवेन्यू रिजर्व से हम बता सकते हैं कि इस साल के पैसे को अगर हमने साइड पर रखा है तो इट मीन्स हमारी एफिशिएंसी बढ़िया है, नीदर ना कि कैपिटल रिजर्व की वजह से। इट डजंट हेल्प इन मेकिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल टू सेल ओल्ड एसेट एट सेटिस्फैक्ट्री प्राइस। मान लो अगर ओल्ड एसेट हमारा 50,000 का बिकना चाहिए और हमें 25,000 मिले, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कैपिटल रिजर्व के पैसे को हमारा कैपिटल रिजर्व के पैसे से 25,000 निकाल के हम अपने एसेट को 50,000 का शो कर देंगे। सो ऐसे हम अपने पुराने एसेट को इसके थ्रू कोई अच्छे प्राइस में सेल नहीं कर सकते। बाय ज़रूर कर सकते हैं नए एसेट को, लेकिन सेल नहीं कर सकते सेटिस्फैक्ट्री प्राइस के ऊपर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ये पॉइंट था एक एडवांटेजेस ऑफ जर्नल रिजर्व की,
उसमें था टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। अब जो जनरल रिजर्व है वो भी हमारे बिजनेस को स्ट्रेंथन करता है। जनरल रिजर्व को कल को किसी काम में यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा खुद ब खुद हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ जनरल रिजर्व में था इट शोज द पोजीशन ऑफ बिजनेस बेटर इवन इन द ईयर्स ऑफ लॉस। जनरल रिजर्व जो क्या है, रेवेन्यू रिजर्व का पार्ट है, इसे हम क्रिएट कर देते हैं और ये आगे आगे चलता रहता है, हर साल में चलता रहता है। कई बार क्या होता है, हमारा बिजनेस ज़्यादा बढ़िया नहीं भी अर्न कर रहा होता, इस केस में भी अगर जर्नल रिजर्व हमारे बुक्स में शो हो रहा है तो ये क्या करता है, पोजीशन ऑफ बिजनेस बेटर इवन इन द ईयर्स ऑफ लॉस, तब भी हम अपने पार्टनर्स के अकाउंट में उसे डाल देते हैं। पार्टनर्स के अकाउंट में मान लो उसे डाल दिया हमने जर्नल रिजर्व को, तो क्या है, हमारी पोजीशन यहाँ पर गलत दिखाई जा रही है। मीन्स हमारा बिजनेस ज़्यादा बढ़िया नहीं भी अर्न कर रहा, तब भी हमारे बिजनेस की पोजीशन बढ़िया दिखाई जा रही है, राइट। अब ये पॉइंट था एक, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व टू हेल्प मेंटेन फ्यूचर क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो अगर हम एक स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, मान लो कोई एसेट बाय करने के लिए या फिर गुड्स क्रेडिट पे बाय करने के लिए या फिर किसी चीज़ को रिडीम करने के लिए, तो हम टाइम पर टाइम अपने लोन को रिडीम कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसे लोन के पैसे को वापस कर रहे हैं, हम क्रेडिट पे नहीं खरीद रहे, उसे जल्दी जल्दी पे कर रहे हैं, तो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस हमारी बढ़िया हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़िया होती जाएगी स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करने से। अब एक डिफरेंस का पॉइंट था कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व के बीच में। जो कैपिटल रिजर्व है ना, देखो अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपली होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपली इज कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, मीन्स या फिर आप पार्टनर्स शेयर, ओनर्स शेयर प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जो कैपिटल रिजर्व है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो रिजर्व होता है, हम रिजर्व को क्रिएट करते हैं और उसे अपना लाइबिलिटी साइड में शो कर देते हैं, राइट। लेकिन अगर बात करें स्पेसिफिक रिजर्व की, तो स्पेसिफिक रिजर्व को उस पर्टिकुलर एसेट में से माइनस करते हैं, ना कि लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं, राइट। वी डिडक्टेड फ्रॉम द इट्स रेफर्ड एसेट। सो जब स्पेसिफिक रिजर्व हो या जर्नल रिजर्व हो, जाना लाइबिलिटी साइड में ही है। अगर एसेट में से ये माइनस कर रहे हैं तो शो तो लाइबिलिटी साइड ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये तो बात हो कर लेंगे रेवेन्यू रिजर्व की। जब रेवेन्यू रिजर्व हम क्रिएट करते हैं ना, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है। अब वो लाइबिलिटी जो है वो कैसी होती है, वो करंट नेचर की होती है। अब स्पेसिफिक रिजर्व हम कोई भी मान लो, जैसे कि डिवेंचर सिंकिंग फंड बनाया कंपनी ने, तो वो क्या है, इस पर्टिकुलर ईयर का है वो, तो करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, ना कि नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, सो देयरफॉर जो कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ा रहा है टेम्परेरी। मान लो अगर हमने कुछ सालों के लिए उसे रख भी लिया, मान लो इस साल के लिए हमने उसे नॉन करंट, आपने पढ़ा होगा ना अपनी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, कि हम कई बार क्या होता है लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं नॉन करंट में, फिर जिस साल में उसे यूज़ करना तो उसे करंट में डाल देते हैं। तो मान लो 1-2 साल वो नॉन करंट में आ भी गया, इवेंचुअली तो उसने करंट लाइबिलिटी को बढ़ा देना जाके। तो यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये टेम्परेरी बेसिस पे बढ़ती है, वेराज कैपिटल रिजर्व की बात करें तो कैपिटल रिजर्व हमारा सीधा जाता ही नॉन करंट लाइबिलिटी में, कभी करंट लाइबिलिटी में जाता ही नहीं है, तो ये परमानेंटली इंक्रीज कर देता है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड को, राइट। सो अब हम आगे रिजर्व फंड को कंटिन्यू करते हैं। रिजर्व फंड की एडवांटेजेस की बात करें, द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ रिजर्व फंड। रेगुलर इनकम इज अर्नड फ्रॉम सिक्योरिटीज़, जो हम सिक्योरिटीज़ के ऊपर पैसा लगाते हैं उसके ऊपर रेगुलर इनकम आती है। इन्वेस्टमेंट हैविंग बीन मेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गिल्ट एज सिक्योरिटीज़, इन दो सिक्योरिटीज़ में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज़ क्वाइट सेफ, रिजर्व का पैसा जो है वो सेफ रहता है। अब सेफ क्यों रहता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट तो अपना ज़रूर करती ही करती है, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज़ होती है, उनमें तो मैं कुछ ना कुछ इनकम डिविडेंड इंटरेस्ट मिलता ही रहता है। और गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ हम बाद में समझेंगे क्या होती हैं। देयर मे बी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कल को अगर हम उस इन्वेस्टमेंट को सेल भी कर देते हैं, इफ़ मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी राइजेस देयर कैन ऑल्सो बी लॉस इफ मार्केट प्राइस फॉल्स, मार्केट प्राइस पे फॉल भी हो सकता है। ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है, दिस इज़ अ डिसएडवांटेज पॉइंट। जब मार्केट प्राइस कम होता है तब लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं सिंकिंग फंड्स की। अब हमने रिजर्व फंड कर लिए, अब हम करेंगे सिंकिंग फंड का मतलब क्या है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। सिंकिंग फंड क्या है, सिंकिंग फंड इज़ अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ सिंकिंग फंड क्या होता है, सो आई कैन से ये एक टाइप का स्पेसिफिक रिजर्व होता है
जैसे कि फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट, हम पैसे को साइड पे रख लेते हैं बाद में इन्वेस्ट करने के लिए। रिजर्व फंड को हम इन्वेस्ट करते हैं, सिंकिंग फंड को हम इन्वेस्ट करने के लिए रख देते हैं या फिर उसे इमीडिएटली इन्वेस्ट कर देते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ ईयरली प्रॉफिट, जो इस साल प्रॉफिट होता है उसमें से पैसे बाहर निकाल के रखते हैं। इट इज़ यूजुअली इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़। द इन्वेस्टमेंट इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़ इज मेड टू अर्न इंटरेस्ट। जब हम बाहर से पैसे लगाते हैं इंटरेस्ट लेने के लिए लगाते हैं। एंड टू प्रोवाइड कैश वेन एवर नेसेसरी, और जब हमें ज़रूरत पड़े हम कैश भी उससे ले सकते हैं। इट इज़ क्रिएटेड ईदर फॉर रिप्लेसिंग फिक्स्ड एसेट और रिडीमिंग लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटी के साथ ही इसका रिलेशन होता है सिंकिंग फंड का। रिजर्व फंड का तो सिंपली बात है ना, सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्ट करना होता है। किस में इन्वेस्ट करना होता है? सिक्योरिटीज़ में। सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना होता है हमने। और अगर बात करें सिंकिंग फंड की, तो यहाँ तो हमने कोई एसेट रिप्लेस करना है, यानी इसको बेच के नया लेना है, या फिर कोई लाइबिलिटी पे करनी। रिडीम का मतलब होता है पे करनी। रिडीम मीन्स टू पे। ओके, there are two types of sinking fund. There are sinking fund for replacing fixed asset, sinking fund for redeeming liability. तो ऐसे ही sinking fund के दो types आगे, for replacing asset, for redeeming liabilities, right? Sinking fund for replacing fixed asset, the fund which is created to provide enough finance for the replacement of fixed asset. जो enough funds finance में provide करता है at the end of the useful life के एंड पे, उसे हम सिंकिंग फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट बोलते हैं। सिंकिंग फंड फॉर रिडीमिंग लायबिलिटी वो होती है द फंड विच इज क्रिएटेड विद द व्यू टू इनेबल द बिजनेस टू पे आउट द लोन विद इन द ड्यू डेट। जो बिजनेस को एबल करती है कि वो ड्यू डेट के बीच बीच में ही अपने इस पेमेंट को दे दे, उसे हम सिंकिंग फंड फॉर रिडिम्पशन ऑफ लायबिलिटीज बोलते हैं। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या एडवांटेजेस है सिंकिंग फंड के, उसे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सिंकिंग फंड्स। टू प्रोवाइड इनफ फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ये आपको लिखना जरूरी है। यूजफुल लाइफ के एंड में टू प्रोवाइड इनफ कैश फॉर द रिजम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और अदर लोन्स विद इन ड्यू डेट। ये आपको जो एंड में चीज़ें लिखी हुई है ना, वही दो पॉइंट्स हमने रिपीट कर दिए एडवांटेजेस में। टू हेल्प टू मेंटेन फ्यूचर क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अगर हम अपने एसेट को रिप्लेस करने का पैसा पहले से बचा के रखेंगे तो हमें इधर उधर से लोन नहीं लेना पड़ेगा, क्रेडिट पे नहीं लेना पड़ेगा। जब हम अपनी लायबिलिटीज़ को ड्यू डेट के पहले ही दे देंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। सो ये एडवांटेजेस हैं सिंकिंग फंड के। अब क्या डिसएडवांटेज है सिंकिंग फंड के, वो करते हैं, राइट। सो द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस। इट रिड्यूसेस विजिबल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। सॉरी, विजिबल नहीं, इट इज़ डिविजिबल। सो डिविजिबल प्रॉफिट को ये रिड्यूस करता है क्योंकि हम प्रॉफिट, जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है, करंट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से हम सिंकिंग फंड को माइनस कर देते हैं, सिंकिंग फंड को माइनस कर देते हैं, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द फिक्स्ड एसेट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कितना पैसा ज़रूरी चाहिए हमें यूजफुल लाइफ के एंड पे एसेट को रिप्लेस करने के लिए, वो निकालना मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अकाउंट्स फॉर सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड के लिए अकाउंट्स क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो ये पॉइंट भी आपको लिखना है। अब हम बात करेंगे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है सिंकिंग फंड का, कुछ इसकी जर्नल एंट्रीज है जो हमें समझनी होंगी। सो आइए करते हैं। सबसे पहला है व्हेन फंड इज़ क्रिएटेड, जब फंड क्रिएट होता है। तो सिंपल सी बात है, जब हम मान लो जर्नल रिजर्व बना रहे हैं, रिजर्व बना रहे हैं। सिंकिंग फंड क्या है? एक टाइप का स्पेसिफिक रिजर्व है। हमने करा था प्रोविजंस होती हैं, रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व्स आगे दो टाइप्स के होते हैं, होते हैं पब्लिश्ड और एक अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं जर्नल रिजर्व्स, एक होते कैपिटल रिजर्व्स, एक होते रेवेन्यू रिजर्व्स, राइट। रेवेन्यू रिजर्व दो टाइप्स के होते हैं, जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। सो जब हम जर्नल रिजर्व ही मान लो बना रहे हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, तो यहाँ पर हम टू जर्नल रिजर्व करेंगे। वही बात यहाँ पर है। सिंकिंग फंड जो है, वेट अ मिनट, सिंकिंग फंड जो है वो एक टाइप का स्पेसिफिक रिजर्व है। रिजर्व को हम प्रॉफिट से बनाते हैं। रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हमने पढ़ा है रिजर्व एप्रोप्रिएशन होता है, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से ही बनेगा। तो सिंकिंग फंड जो है, सिंकिंग फंड क्या है? एक टाइप का स्पेसिफिक रिजर्व है। क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड, ये इसे क्रिएट करने की एंट्री होगी, राइट। फिर आगे नेक्स्ट इन्होंने दी हुई है व्हेन द फंड इज इन्वेस्टेड, जब इस सिंकिंग फंड को हम फाइनली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिंकिंग फंड नहीं लिखना, यहाँ पे हमने सिंकिंग फंड, जब हम सिंकिंग फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं वी विल डू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट लेते हैं, कोई खरीदते हैं कोई इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या करते हैं, शेयर्स टू बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंकिंग फंड को नहीं क्रेडिट करेंगे, हम जब इन्वेस्ट करेंगे ना इस पैसे को, जिस इन्वेस्टमेंट में से इन्वेस्ट करेंगे उसके हम लिखेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अभी हमने सिंकिंग फंड को नहीं यूज़ करा, इतनी आप चीज़ देख लो, व्हेन द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और जब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें रिजल्ट आता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट आता है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें इंटरेस्ट आ गया तो बैंक टू सिंकिंग फंड, ठीक है। व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड, अब जब सिंपली इन्वेस्टमेंट हमने तब यूज़ करनी है जब हम इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है जब हमें, तो हमें सिंकिंग फंड में डालना है इसे। और जब इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं हम, तो फिर भी हमें जब सेल होगी इन्वेस्टमेंट की, जब सेल होगी इन्वेस्टमेंट की तो बैंक डेबिट होगा। सिंकिंग फंड जो हमने पैसा लगाया था वो निकल जाएगा, सिंकिंग फंड का पैसा इन्वेस्टमेंट में हमारे हाथों से निकल जाएगी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में हमारे हाथों से निकल जाएगी। इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट लॉस, सिंकिंग फंड अकाउंट इज डेबिटेड इन द अमाउंट ऑफ लॉस। सो अगर तो हमें लॉस हुआ है, ठीक है, सिंकिंग फंड अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अमाउंट ऑफ विद द अमाउंट ऑफ लॉस, तो सिंकिंग फंड को हम डेबिट कर देंगे, जितना लॉस होगा उसको भी हम डेबिट कर देंगे। और जब फंड इज व्हेन द सिंकिंग फंड इज क्लोज आफ्टर रिप्लेसिंग द एसेट रीपेइंग द लोन, मान लो जब फंड हम बंद कर रहे हैं सिंकिंग फंड को एसेट रिप्लेस करने के बाद या फिर लोन रीपे करने के बाद, तब उसकी एंट्री क्या होगी, सिंकिंग फंड हम यूज़ कर रहे हैं तो सिंकिंग फंड डेबिटेड टू एसेट या फिर और रिजर्व फंड बीइंग सिंकिंग फंड अमाउंट क्लोज्ड। जब हमें सिंकिंग फंड का अकाउंट जो है वो क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, जब हमने क्रिएट करा था, हमने सिंकिंग फंड को डेबिट क्रेडिट करा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करा था, जब हम इसे क्लोज करेंगे तो सिंकिंग फंड को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसे करेंगे, एसेट को या फिर रिजर्व फंड को। हम एसेट ही मान के चलते हैं, टू एसेट या फिर टू रिजर्व फंड। सो हमने कितनी एंट्रीज अभी तक करी हैं, वी हैव डिड 5 एंट्रीज। अब इन 5 एंट्रीज को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंकिंग फंड की। सिंकिंग फंड क्या है, सिंकिंग फंड इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक रेवेन्यू रिजर्व, स्पेसिफिक रेवेन्यू रिजर्व। जब हम इस सिंकिंग फंड को क्रिएट करते हैं, हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड। क्रिएट करने के बाद जब हम इन्वेस्टमेंट बाय कर रहे हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट बाय कर रहे हैं तो हमारी एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। जब हमें इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है तो हम लिखेंगे बैंक टू सिंकिंग फंड, राइट। 3 एंट्रीज होगी। फिर तीसरी एंट्री के बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री आएगी जब हम इस इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास बैंक टू सिंकिंग फंड टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। जब हम सिंकिंग फंड अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तब सिंकिंग फंड हमारा जो है वो डेबिट हो जाएगा टू एसेट या फिर हमारा रिजर्व फंड। सो ये हमारी एंट्रीज है, ये आपको लिख कर आनी है अगर आपको सिंकिंग फंड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आई होप आपको ये एंट्रीज नज़र आ रही होंगी। वैसे तो आपकी बुक में भी प्रेजेंट है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सो ये एंट्रीज आपको 5 की 5 एंट्रीज आपको करके आनी है जब सिंकिंग फंड के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब आगे मूव ऑन करते हैं। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिंकिंग फंड का इंपॉर्टेंट था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया है। अब हम बात करते हैं इफ़ द फंड इज़ क्रिएटेड फॉर रिप्लेसिंग द एसेट अमाउंट इज क्रेडिटेड। अगर तो सिंकिंग फंड एसेट को रिप्लेस करने के लिए हम कर रहे हैं तो एसेट क्रेडिट होगा। However, if the fund is created for repaying the loan, अगर लोन रीपे करने के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं तो रिजर्व फंड क्रेडिट होगा। एसेट तब क्रेडिट होगा जब रिप्लेसमेंट की बारी है, जब लोन की बारी है, सिंकिंग फंड लोन रीपे करने के लिए बात कर रहे हैं तो रिजर्व फंड क्रेडिट होगा। द पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट द फंड इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये जो फंड है
एंड में क्रिएट करते हैं, हैंड इंटरेस्ट नॉट कैलकुलेटेड फॉर द ईयर एंड। इस वजह से ईयर एंड पर हम फॉर द फर्स्ट हैंस द इंटरेस्ट इज नॉट कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट ईयर एंड द लास्ट ईयर्स फंड इज नॉट इन्वेस्टेड। इस वजह से जो इंटरेस्ट है ना, अगर कोई चीज़ हम स्टार्टिंग में क्रिएट करते हैं तो एंड में जाकर हम जब उसका इंटरेस्ट लगाते हैं तो 12 महीनों का इंटरेस्ट लगाते हैं, राइट। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट इज नॉट कैलकुलेटेड फॉर द, सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि द फंड इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये एंड में ही क्रिएट होता है, तो पहले साल का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि उसमें ये लगा है। और जो एंड वाला ईयर है ना, लास्ट ईयर फंड इज नॉट इन्वेस्टेड, जो एंड वाला ईयर है उसका हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो एंड में क्रिएट किया है, तो हम उसको इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, हम स्टार्टिंग से इसका इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। क्या डिस्टिंक्शन है रिजर्व फंड की और रिजर्व में, ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा हम क्लियर कर देंगे कि हम लास्ट ईयर में क्या करते हैं। ओके, लास्ट ईयर वाला पॉइंट बेसिकली ये पॉइंट है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन रिजर्व एंड रिजर्व फंड। अब रिजर्व और रिजर्व फंड में हम डिफरेंस देखेंगे। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर एन एंटिसिपेटेड और कंटिंजेंट लायबिलिटी। जो रिजर्व है ना, वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बाकी हम इसे एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। सो ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करूँगी। इट इज़ रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट फॉर स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए होता है, क्योंकि हम इसे इन्वेस्ट करते हैं इस पैसे को, रिजर्व फंड के पैसे को। देयर these are not required to be invested outside the business, they must increase the working capital। ये वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए बनाई जाती है, ना कि बाहर इन्वेस्ट करने के लिए। इट मस्ट बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इन क्विकली डिस्पोजेबल सिक्योरिटीज़। जो डिस्पोजेबल सिक्योरिटीज़ होती है मीन्स लिक्विड सिक्योरिटीज़ जो होती हैं। डिस्पोजेबल का मतलब लिक्विड होता है कि नहीं, ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। उसके लिए होता है ताकि फटाफट से कन्वर्ट हो जाए और हमें कैश की लिक्विडिटी हमारी ख़त्म ना हो, हमें मिलता रहे कैश। अब सिंकिंग एंड रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस है। सिंकिंग फंड और रिजर्व फंड की बात करते हैं। रिजर्व फंड बेसिकली हम तब सिंकिंग फंड को क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर एंट्री में मैंने आपको बताया था, जब हमारे लाइबिलिटी को पे करने के लिए सिंकिंग फंड क्रिएट किया होता है। इट इज़ क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्सन ऑफ रिफेइंग अ लाइबिलिटी। इट इज़ क्रिएटेड फॉर अ जर्नल पर्पस। इट इज़ इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़। It may or may not invested in outside securities. It is always created by charging annual installment of money every year. It is created only if profit, otherwise not. So इसका डिफरेंस मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। बाकी इस डिफरेंस को हम फिर से सारा पूरा का पूरा डिफरेंस फिर से डिस्कस करेंगे। ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे कि लाइबिलिटी रीपे करना, एसेट रिप्लेस करना। और जो रिजर्व फंड है ये जर्नल पर्पस के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी चीज़ में, फिर वो सिक्योरिटीज़ हो, शेयर्स हो, एसेट हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप की सिक्योरिटी हो। इट इज़ इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़। इट मे और मे नॉट इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़। इसको हम और भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज क्रिएटेड बाय चार्जिंग एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ मनी एवरी ईयर। इट इज़ क्रिएटेड ओनली इफ देर आर प्रॉफिट्स, अदरवाइज नॉट। सो ये 3 पॉइंट्स और पूरा का डिफरेंस हम सारा फिर से रिवाइज करेंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हमारा। सो नेक्स्ट वी हैव हियर, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर। हमने पब्लिश कर ली, अब हम अनपब्लिश्ड करते हैं। अनपब्लिश्ड का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ओके, सो a reserve which is not disclosed on the face of balance sheet but is hidden in various items of balance sheet is called secret reserve। अब जो अनपब्लिश्ड रिजर्व होता है ना, वो क्या होता है, हम क्रिएट तो करते हैं लेकिन हम उसे रिजर्व के नाम पे शो नहीं करते, लाइबिलिटी साइड में या फिर एसेट में से एसेट में से माइनस नहीं करते हैं। शायद मैंने पहले भी आपको गलत बता दिया, हम प्रोविजन को एसेट में माइनस करते हैं, ना कि रिजर्व को। रिजर्व को हम लाइबिलिटी साइड में ही शो करते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हम रिजर्व्स तो क्रिएट करते हैं लेकिन उसे रिजर्व के नाम पे एसेट्स लाइबिलिटी साइड में नहीं शो करते। हम ना ऐसे ही किसी किसी जगह पे माइनस कर देते, किसी किसी जगह पे बढ़ा देते चीज़ों को, तो वैसे हमारा सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाता है। अब इसके कुछ मेथड्स हैं कैसे हम सीक्रेट रिजर्व को शो कर सकते हैं। अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट बाय चार्जिंग मोर देन रीजनेबल डेप्रिसिएशन। हम ज़्यादा डिप्रिसिएशन को जब माइनस करेंगे तो हमारा इवेंचुअली लाइबिलिटी साइड में रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज अकम्पनिश्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग अंडर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। कई बार हम लाइबिलिटीज़ को ओवर स्टेट कर देते हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज़ को हम ओवर स्टेट कर देते हैं।
कई बार हम डेप्रिसिएशन को ज़्यादा चार्ज कर देते हैं। क्रिएटिंग मोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देन एक्सपेक्टेड बैड डेट, कई बार हम क्या करते हैं, डाउटफुल डेट के लिए जो प्रोविजन होती है ना उसे ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं, इवेंचुअली लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ट्रीटिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी एज एक्चुअल लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी को कई बार हम लाइबिलिटी में शो करते थे, वैसे जैसे वर्किंग नोट में, वैसे जैसे नोट्स जो नीचे शो करते हैं ना लाइबिलिटी के, ऐसे बैलेंस शीट के, कई बार हम इसे एक्चुअल लाइबिलिटीज़ की साइड में शो कर देते हैं। द सीक्रेट रिजर्व हैज़ बिन डिफाइंड, इट इज़ अ रिजर्व the existence and or amount of which is not disclosed on the face of balance sheet, बैलेंस शीट में जिसका अमाउंट और एग्जिस्टेंस नहीं डिस्क्लोज की गई होती। ओके, अंडर कंपनीज एक्ट 1956 द क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व इज फॉरबिडन, ठीक है, कंपनीज एक्ट में सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करना फॉरबिडन है, ये पॉइंट मैं फिर से डिस्कस करूंगी। अब क्या एडवांटेजेस हैं सीक्रेट रिजर्व्स की? द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ सक्सेसिव ईयर कैन बी इक्वलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व करने से हमारा जो फ्यूचर में हम डिविडेंड देंगे उसका जो रेट है वो इक्वलाइज हो जाएगा। वी विल डिस्कस दिस पॉइंट अगेन। द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस कैन बी इम्प्रूव बाय क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व कोई भी क्रिएट करने से हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो बढ़िया होती ही होती है, ये हम हर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स कैन बी hoodwinked from entering into competitive business. The working capital of the business increases due to creation of secret reserve. वर्किंग कैपिटल भी हमारी बढ़ जाती है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने से। अब सीक्रेट रिजर्व करने का क्या लिमिटेशन है? द फाइनल अकाउंट ऑफ बिजनेस डू नॉट डिस्प्ले द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, ये कोई चीज़ हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, कोई अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। द डायरेक्टर्स आर प्रोवाइडेड द स्कोप ऑफ कमिटिंग फ्रॉड्स, इससे जो है उन्हें फ्रॉड करने का कमिट किया जा सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज वायलेटेड ड्यू टू क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व, ट्रांसपेरेंसी तो रही ही नहीं, आपने कोई चीज़ बनाई है, आप अपने कंज्यूमर्स को अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में तो वो चीज़ शो ही नहीं कर रहे, तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर जो है वो वायलेंट हो रही है। अब बात हम करेंगे प्रोविजंस की। सो रिजर्व्स हमारा कंप्लीट हो गया, रिजर्व का हमने एक टॉपिक अभी करना है, दैट इज़ दिस वन, और बीच में थोड़े थोड़े पॉइंट्स आते हैं वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड करेंगे हम एक। अब उससे पहले हम करते हैं प्रोविजंस को। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोविजंस। सो प्रोविजंस मीन्स प्रोवाइडिंग पॉसिबल लॉस और लायबिलिटी, प्रोविजंस का मतलब होता है पॉसिबल लॉस प्रोवाइड करना या फिर लायबिलिटी प्रोवाइड करनी, द अमाउंट ऑफ विच कांट बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली। एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये उन चीज़ों के लिए होता है जिनकी अमाउंट प्रॉपरली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। वैसे तो रिजर्व्स की भी नहीं कर सकते हम, बट इसमें आपको डेफिनेशन में मीनिंग में लिख देना है। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्टली द पोर्शन ऑफ करंट ईयर्स डेट, करंट ईयर का कितना डेट होगा वो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, विच विल टर्न इनटू बैड नेक्स्ट ईयर, कितना अगले साल पर बैड जाएगा जितना हमने उधार दिया। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन के एग्जाम्पल है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक प्रोविजन, प्रोविजन बनानी जो है वो नेसेसरी है, इट इज़ नेसेसरी टू मेक, ये बनानी जो है ज़रूरी होती है। देयरफॉर इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन इट एग्जैक्टली, अगर हम इसे एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते, देयर वुड हैव बीन नो नेसेसरी टू क्रिएटिंग प्रोविजन, तो प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हम उसी साल में कैलकुलेट करके देख लेते। द अमाउंट वुड बी स्ट्रेट अवे रिटर्न ऑफ और लॉस एज लॉस, जो अमाउंट स्ट्रेट अवे आएगी जितनी बैड हो गई होगी उसे हम लॉस की तरह कैलकुलेट करेंगे। प्रोविजन इज एन एंटिसिपेटेड लॉस, जो लॉस जो है जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, एंटिसिपेट का मतलब एस्टिमेट करना होता है। द कंपनीज एक्ट 1956 डिफाइन प्रोविजंस एज फॉलो, अब वो क्या कहता है, वो कहता है दैट प्रोविजन यूजुअली मीन्स एन अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन्ड बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो हम राइट ऑफ करते हैं या फिर रिटेन करते हैं बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने से हम रिटेन कर रहे हैं, रेनोवेबल और डिमिनिशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट से रिटेन कर रहे हैं एज नोन लायबिलिटी of which the amount can be determined with a substantial accuracy. It is very clear from the above definition that the sum set aside to meet unknown liability of which the amount can't be ascertained with substantial accuracy should be treated as accrual or accrued liability. Accrued liability आपने पढ़ा होगा, liability which
एक होती है आउटस्टैंडिंग, निकल गई लेकिन देनी है। अक्रूड मतलब जो फ्यूचर में आएगी, तो ये हमारी लायबिलिटी है, एसेट नहीं है ये हमारा। एंड नॉट द प्रोविजन। सो ऊपर जो आपको डेफिनेशन दी है उससे आपको क्लियरली ये समझ लग गया होगा। क्या समझ लगा होगा हमें? दैट जो अमाउंट हम असर्टेन नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ, उसे हम अक्रूड लायबिलिटी या फिर अक्रूड लायबिलिटी समझ लेते हैं, ना कि प्रोविजन, नॉट द प्रोविजन। ओके, द प्रोविजन आर यूजुअली क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रोविजन है ना वो यूजुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके होता है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और रिजर्व एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए वो एप्रोप्रिएशन से बनता है। डिविजिबल प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, ये नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। दे आर ईदर डिडक्टेड ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट और शोन इन द लायबिलिटी साइड अंडर एप्रोप्रिएट हेडिंग। वेयर एनी प्रोविजन, तो दो जगह पर हम इसे शो कर सकते हैं, या तो एसेट में से माइनस करके या फिर लायबिलिटी साइड में। वेयर एनी प्रोविजन इज यूज्ड फॉर अ पर्पस, जहाँ पर कोई भी प्रोविजन किसी पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, अदर देन फॉर विच इट इज़ क्रिएटेड, जिसके लिए उसे क्रिएट किया गया उसके लिए हम उसे नहीं यूज़ कर रहे, किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, द फैक्ट मस्ट बी शोन इन द पब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। सो उस अकाउंट के तो प्रोविजन ना हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हैं, जब हम उस पर्पस के लिए ना यूज़ करके किसी और काम के लिए इसे यूज़ कर देते हैं ना, तब हमें अपने पब्लिश्ड अकाउंट्स में उसे मेंशन करना ज़रूरी होता है। मोर ओवर व्हेन एनी प्रोविजन बिकम्स रिडक्टेंट इट शुड बी क्रेडिटेड बैक टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस लाइन को भी हम फिर से समझेंगे, उससे पहले आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन इज क्रिएटेड अंडर ऑल कंडीशंस वेदर द बिजनेस इज रनिंग प्रॉफिट और नॉट। बिजनेस अर्न कर रहा है प्रॉफिट या फिर नहीं, तब भी उसे प्रोविजन तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स है प्रोविजन के, उसे समझते हैं। सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनिंग प्रोविजन आर एज फॉलो: टू मीट एंटीसिपेटेड लॉसेज एंड लायबिलिटीज। जो हम लॉसेज एंड लायबिलिटीज को एस्टिमेट कर रहे हैं उसे मीट करने के लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। Provision are created for meeting anticipated losses and liabilities. Provision for doubtful debt, provision for discount on debtors, provision for taxation. So जो हम losses या फिर liabilities को anticipate करते हैं उसके लिए हम provision create करते हैं। Next point आता है to meet known losses and liabilities. एक तो जो हमने anticipate करे उनको, या फिर जो हमें पता है कि ये होंगे ही होंगे। प्रोविजन आर क्रिएटेड फॉर मीटिंग नोन लॉसेज एंड लायबिलिटीज सच एज प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रेन्यूएबल। रिपेयर एंड रेन्यूएबल तो होगा ही होगा। टैक्सेशन का पैसा छूट सकता है, नहीं छूट सकता। डाउटफुल डेटर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ सकता, नहीं देना पड़ सकता। अंदाज़ा लगाते, लेकिन जो हमें पता ही है होंगे ही होंगे, रिपेयर एंड रेन्यूएबल होगा ही होगा, तो उसके लिए प्रोविजन जो क्रिएट करते हैं वो इसकी एग्जाम्पल है। टू प्रेजेंट करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, in order to present correct financial statement and to report true profit and position। so सही प्रॉफिट पोजीशन को दिखाने के लिए और सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करने के लिए द बिजनेस मस्ट मेंटेन प्रोविजन फॉर नॉन लायबिलिटी एंड लॉसेस। सो जो नॉन लायबिलिटीज एंड लॉसेज हैं उसके लिए उसे प्रोविजंस क्रिएट करनी चाहिए, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमारी इनकम स्टेटमेंट में हमारी जो पोजीशन है वो सही शो हो। Now we comes to the main topic of this chapter। इस चैप्टर का मेन टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन एंड रिजर्व के बीच में क्या डिफरेंस है, आइए करते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल लॉस, सो इट इज़ क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड इट इज़ चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट। वेयरएज हमें रिजर्व का पता है कि रिजर्व जो है वो प्रॉफिट का वो पोर्शन है जो बिजनेस ने अर्न कर लिया है। या तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चार्ज करते हैं। वो क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि हम प्रॉफिट में से निकालते हैं इसे हम डिस्क्लोज नहीं कर, इस प्रोविजन से जो है हमारा सही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं हो सकता। प्रॉफिट एंड लॉस विल नॉट डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट लॉस जब तक प्रोविजन नहीं क्रिएट हो जाती, और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज करती है ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अगर रिजर्व्स नहीं भी क्रिएट होते।
It is created to meet specific loss or liability, but the amount of the loss or liability can't be determined exactly. ये जो है प्रोविजन हम क्यों क्रिएट करते हैं? प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं कोई स्पेसिफिक लॉस या फिर लाइबिलिटी को मीट करने के लिए, बट जो अमाउंट होती है उस लॉस या फिर लाइबिलिटी की, उसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली। अमाउंट नहीं डिटरमाइन कर सकते, उसका होना डिटरमाइन कर सकते हैं। सो द अमाउंट ऑफ प्रोविजन इज एस्टिमेटेड अमाउंट। सो जो प्रोविजन की अमाउंट होती है ना, वो एस्टिमेटेड होती है। रिजर्व की बात करें, इट इज़ मेंट फॉर मीटिंग एनी अननोन लाइबिलिटी और लॉस। ये जो है ये अननोन के लिए होता है, ये नोन के लिए होता है। इट इज़ जनरली क्रिएटेड विद अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस। जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है उसमें से ही ये बना दिया जाता है। It must be created irrespective of whether there are profit or loss. In other words, it is created, its creation is obligatory. प्रॉफिट हो ना हो, प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर इट इज़ क्रिएटेड अनलेस देयर मस्ट बी सफिशिएंट प्रॉफिट। और रिजर्व तब क्रिएट होता है जब तक हमारे पास ये नहीं पक्का हो जाता कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं। इट्स क्रिएशन इज द डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन है, यानी मैनेजमेंट का ये डिसीजन है। इन अदर वर्ड, इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। प्रॉफिट और लॉस इज अफेक्टेड बाय इट्स क्रिएशन। प्रॉफिट डिक्रीजेज और लॉस इंक्रीजेज। तो जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं उसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर पड़ता है, वेर एज इट डजेंट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस सिंस इट इज़ क्रिएटेड आफ्टर सर्टिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। जो हमारा रिजर्व है ना, उसका इफेक्ट प्रॉफिट के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हम निकालते हैं, राइट। डिविडेंड कांट बी पेड आउट ऑफ इट। प्रोविजन में से ना हम डिविडेंड नहीं पे कर सकते, वी कांट पे डिविडेंड। और यहाँ पर डिविडेंड हम पे कर सकते हैं रिजर्व में से, क्योंकि ये इवेंचुअली प्रॉफिट का पार्ट है। तो प्रॉफिट तो पार्टनर्स को ही बिलोंग करता है, ओनर्स को ही बिलोंग करता है, तो हम डिविडेंड दे सकते हैं इन केस ऑफ कंपनीज। इट्स अमाउंट मस्ट बी सफिशिएंट टू मीट लॉस और लाइबिलिटी। प्रोविजन की जो अमाउंट है ना, वो सफिशिएंट होनी चाहिए लॉस या फिर लाइबिलिटी को मीट करने के लिए। इट्स अमाउंट इज जनरली डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। जितना प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसके बेसिस के ऊपर हम इसे कैलकुलेट करती है हमारी मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव इट कांट इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज नहीं करती। इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग द स्पेसिफिक लॉस और लाइबिलिटी। कोई स्पेसिफिक लॉस या फिर लाइबिलिटी को मीट करने के लिए होती है। डेली बेसिस में जो हमारे खर्चे होते हैं उसको मीटअप करने के लिए नहीं की जाती प्रोविजंस हमारी। बात करें रिजर्व की, ये इंक्रीज करती है वर्किंग कैपिटल को, देयर बाय स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की स्ट्रेंथन करती है फाइनेंशियल पोजीशन को, क्योंकि इसके पैसे को हम वर्किंग कैपिटल में यूज़ कर सकते हैं। रिजर्व को हम कहीं भी यूज़ करते हैं, क्योंकि रिजर्व की कोई स्पेसिफिक यूज़ डिटरमाइन नहीं किया गया होता। The owner of the business can't have any claim over it since it is created for meeting the specific loss or liability। इसके ऊपर ओनर क्लेम नहीं कर सकता, whereas रिजर्व के ऊपर ओनर क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो प्रॉफिट में से बना होता है। It is shown on asset side of the balance sheet as deduction from the concerned asset, that is provision for doubtful debt is shown by deduction from sundry debtors। प्रोविजंस को हम एसेट्स में से माइनस कर देते हैं, लाइक डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो गया, प्रोविजन फॉर डेटर हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, रिपेयर एंड रेन्यूएबल हो गया। इट इज़ शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज सेपरेट आइटम्स। ये आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच इट हैज़ बीन क्रिएटेड। इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज व्हाटसोएवर। ऑडिटर मस्ट चेक इट्स एडिक्वेसी। इसकी अमाउंट को चेक करना चाहिए ऑडिटर को। ऑडिटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू चेक इट्स एडिक्वेसी, क्योंकि ये प्रॉफिट जितना होगा उसके हिसाब से ये बनेगा। सो इन स्पाइट ऑफ अबव डिस्टिंक्शन, जो हमारे अभी डिस्टिंक्शन करा है, डिफरेंस करा है बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, सो उसके बिहाफ में अगर हम बात करें, इट मे बी नोटेड दैट बोथ ऑफ देम आर क्रिएटेड आउट ऑफ सेम सोर्स। दोनों जो हैं वो सेम सोर्स से बनते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। सेल होती है, सेल से प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से पहले सेल होती है, एक्सपेंसेस देते हैं तो प्रोविजन दे देते हैं,
ठीक है, प्रोविजन दे देते हैं, इधर प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट के बाद रिजर्व्स दे देते हैं, तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है। तो बेसिकली सेल्स जो है सेल्स में से देते हैं, इफ देयर बी एनी सरप्लस प्रोविजन आफ्टर मीटिंग द लायबिलिटी और लॉस फॉर विच, सो आई रिपीट, इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स or so I repeat, if there be any surplus provision after meeting the liability or loss for which it was created, जिसके लिए उस प्रोविजन को हमने क्रिएट किया था, उस पर्पस को कंप्लीट करने के बाद भी हमारे पास प्रोविजन बढ़ती है, सच सरप्लस प्रोविजन इज एज गुड एज रिजर्व, वो उतनी ही बढ़िया जितना हमारे लिए रिजर्व बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अ प्रोविजन फॉर, मैं आपको ये एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि सपोज हमारे पास 5,000 की प्रोविजन हमने क्रिएट करी थी इस साल में, किसके लिए, डाउटफुल डेट के लिए, शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट एक्चुअल बैड डेट इन द नेक्स्ट ईयर कम्स टू 4,000 ओनली। अगले साल 4,000 आए, इस साल क्रिएट करे थे, दिस ईयर नेक्स्ट ईयर में 4,000 आए, जिसमें से यूज़ करना था, लिविंग अ सरप्लस प्रोविजन ऑफ 1,000, दिस सरप्लस विल क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने पहले क्या करा था, हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 करा था, ठीक है, इस साल में। अब नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, 1,000 बच गया, तो ये जो सरप्लस बचा है ना, इसका हम क्या करेंगे, वी विल क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख देंगे 1,000। इन अदर वर्ड्स इट बिकम पेबल टू द ओनर ऑफ बिजनेस लाइक रिजर्व्स। एक प्रॉफिट की तरह ही काम करेगा, इवेंचुअली ये हमारे ओनर को ही जाएगा एज अ प्रॉफिट, पार्टनर कैपिटल में जाएगा एज प्रॉफिट, सो हम इसे क्रेडिट कर देते हैं जो हमारा सरप्लस बचता है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स हम समझते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, हमने बहुत बारी ये करा हुआ है। डेटर्स के ऊपर 2 तरीके की प्रोविजन हम लगा सकते हैं, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। द convention requires that the business should be anticipate any profit but provide all losses। business को सारे profits anticipate करने की इजाज़त नहीं है, not to anticipate any profit but to provide all losses। ये एक conservatism convention हमें बताता है, आपने ही करा होगा, conservatism convention आपने पढ़ी होगी 11th में या फिर 12th में। So if there is any possibility of bad debt or discount on debtors in the future, a provision should be created for likely bad debt and likely discount to be allowed to debtors. Such provision are shared to profit and loss account। provision for discount on debtors, provision for doubtful debt हम profit and loss account में डालते हैं। इसका प्रैक्टिकल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में से थ्योरी ही पूछी जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव हमने अब नेक्स्ट पढ़ना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। रिपेयर एंड रेंटेबल रिजर्व मैं आपको बाद में करवाऊंगी, उससे पहले हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करते हैं और ये बुक में ही हमारा लास्ट टॉपिक है। टैक्स लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स कैन बी असर्टेन्ड ओनली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ द दैट ईयर। हमें पता है टैक्स हमारे प्रॉफिट के ऊपर लगता है, टैक्स किसके ऊपर लगता है, टैक्स लगता है हमारे प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है, ईयर एंड में। जब हमारा ईयर एंड आ जाता है, फाइनल अकाउंट्स जब हम उस एंड का ईयर का प्रिपेयर कर लेते हैं, तब हम टैक्स की लायबिलिटी को असर्टेन कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट इनकम टैक्स फॉर अ ईयर कैन बी सर्टेन ओनली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑफ द ईयर एंड इज पेड इन द नेक्स्ट ईयर। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद, उसे सर्टेन करने के बाद हम उसे नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं। बट मैचिंग कंसेप्ट, सो पहले हमने कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कन्वेंशन पीछे पढ़ी थी अपनी, जिसमें हमने कहा था एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स। यहाँ पर हम कर रहे हैं मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट अकाउंटिंग का ये कहता है
lays down the expenses of a particular period should be matched against the incomes of that period only. जिस साल के एक्सपेंसेस हैं उस साल के एक्सपेंसेस को उस साल के इनकम से आपको मैच करना चाहिए, और जिस साल की इनकम आपको उस साल के एक्सपेंसेस से मैच करना चाहिए. Thus a provision for tax is created. इस वजह से हम प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करते हैं. सो प्रोविजन, पर्टिकुलर प्रोविजन क्रिएट करने के पीछे हर एक कंसेप्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग कन्वेंशन है, या तो कंसेप्ट है. इज क्रिएटेड फॉर द फॉलोइंग एंट्रीज टू बी पास ऑन द बुक्स ऑफ बिजनेस. जब हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रिएट करते हैं, तो जब आपको रीड करके बता देती हूँ, लिख के दिखा देती हूँ आपको मैं. तो जब तो हम क्रिएट करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्रिएट कर देंगे. और जब इस इनकम टैक्स को हम यूज़ करेंगे, यानी जो हमने प्रोविजन क्रिएट करी है, व्हेन इनकम टैक्स इज पेड इन द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में पेड इन नेक्स्ट ईयर, तो हम प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू बैंक कर देंगे. सो ये एंट्रीज है इस वीडियो में. अभी हमने करंटली रिसेंटली अभी जो हमने एंट्रीज करी वो हमने इनकम टैक्स की करी. जब क्रिएट करेंगे PNL टू प्रॉफिट एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, जब पे करेंगे प्रॉफिट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू बैंक. और इससे पहले हमने करी है सिंकिंग फंड की. जब हम सिंकिंग फंड को क्रिएट करेंगे, सिंकिंग फंड एक टाइप का क्या है, रिजर्व है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड. जब इन्वेस्टमेंट को बाय करेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक. जब इंटरेस्ट आएगा, बैंक टू सिंकिंग फंड. जब सेल करेंगे, बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. जब सिंकिंग फंड को क्लोज करेंगे, सिंकिंग फंड टू एसेट. जब एसेट रिप्लेसमेंट के लिए सिंकिंग फंड क्रिएट किया था, सिंकिंग फंड टू रिजर्व फंड. जब लायबिलिटी पे करने के लिए हमने सिंकिंग फंड क्रिएट करा था. सो अब इस चैप्टर के कुछ नोट हमारे डाउट्स रह गए हैं और दो टॉपिक्स रह गए हैं. एक तो रिपेयर एंड रिन्यूएबल रिजर्व, और एक हमारा रह गया था डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड. फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. हमारा प्रोविजन एंड रिजर्व चल रहा था, उसके कुछ डाउट्स थे. सबसे पहले डाउट्स को कवर करते हैं. रिजर्व फंड में गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ हमारा एक डाउट था. और यहाँ पर गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है दोज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विच आर लेस रिस्की. सो गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है, गवर्नमेंट एंड लेस रिस्की सिक्योरिटीज़. ओके. उसके बाद हमारा डाउट था यहाँ पर एक पॉइंट में, दैट वाज दिस. रिजर्व एंड रिजर्व फंड का, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर एन एंटिसिपेटेड और कंटिंजेंट लायबिलिटी. इट इज़ रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट. अब हमें पता है रिजर्व एक एप्रोप्रिएशन है, रिजर्व फंड एक टाइप का रिजर्व होता है. तो यहाँ पर मेन आपको फोकस पता है किस चीज़ पे रखना है, इस लाइन के ऊपर, चार्ज एंड रिटेंशन. प्रॉफिट के ऊपर जब हम कुछ चार्ज करके निकालते हैं कोई परसेंटेज, तो उसे रिजर्व बोलते हैं. और प्रॉफिट का कुछ एरिया जब हम साइड पे रख लेते हैं, उसे रिजर्व फंड बोलते हैं. ठीक है. जो पैसा साइड में हम रखते हैं ना, वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग करता है. ठीक है. और ये जब हम प्रॉफिट के ऊपर चार्ज लगाकर एक अमाउंट निकालते हैं ना, तब हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है. अब ये हमारा पूरा का पूरा डिफरेंस ही, ये जो डिफरेंस था हमारा सिंकिंग फंड एंड रिजर्व फंड का, ये हमारा पूरा का पूरा डाउट था. सो लेट्स क्लियर दिस एज वेल. सो हियर इट इज़ क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ रिपेइंग अ लायबिलिटी. जो सिंकिंग फंड हमने पढ़ा था ना, सिंकिंग फंड क्या होता है, हम सबसे पहले दो सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं. इट इज़ इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस. सिंकिंग फंड हम वो पैसा होता है, वो रिजर्व का पैसा होता है जो हम साइड पे निकालते हैं बाहर इन्वेस्ट करने के लिए, इमीडिएटली इन्वेस्ट कर देते हैं. मेरा जो रिजर्व फंड होता है ना, उसे हम बाहर इन्वेस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कोई ज़्यादा कंपल्सरी नहीं होता. सिंकिंग फंड इज़ क्रिएटेड बाय चार्जिंग एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑन मनी. हर साल हमारे लिए कंपल्सरी होता है सिंकिंग फंड क्रिएट करना. वाइल रिजर्व फंड हम तभी क्रिएट करते हैं जब प्रॉफिट होता है, लेकिन सिंकिंग फंड इज़ अ कंपल्सरी थिंग. इट इज़ कंपल्सरी. ओके. इट इज़ क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ रिपेइंग अ लायबिलिटी. ये लायबिलिटी पे करने के लिए होता है, ये जनरल पर्पस के लिए हम क्रिएट करते हैं. सिंकिंग फंड हम कोई भी लायबिलिटी पे करने के लिए करते हैं. मैं आपको याद भी दिला देती हूँ, सिंकिंग फंड में इन्होंने क्या लिखा था.
फिक्स्ड एसेट को बाय करने के लिए या फिर कोई लायबिलिटी रीपे करने के लिए। फिक्स्ड एसेट को बाय करने की भी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी रिडीम करने की भी लायबिलिटी होती है। तो ऐसे आपको समझ लग चुका होगा ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, दैट वाज डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या होता है, वी हैव टू स्टडी दैट। सो इट इज़ अ स्पेसिफिक फंड क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट इन ऑर्डर टू, ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का फंड है जिसे हम क्रिएट करते हैं प्रॉफिट में से, टू ऑर्डर टू डिक्लेयर यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिविडेंड over years. Declaration of uniform rate of dividend over years is a strong signal of the long term stability. जब हम हर साल यूनिफॉर्म एक ही रेट का डिविडेंड देते रहते हैं तो हमारी ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को शो करता है, एंड फाइनेंशियल साउंडनेस एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट का शो करता है कंपनी का, राइट। Hence, it is usual practice to create fund for by transferring a part of profit to it in the year in which there is enough profit. जब ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा तो उस फंड में, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में कुछ पैसा डालना हमारे लिए बढ़िया माना जाएगा। द फंड इज यूज टू डिक्लेयर द सेम रेट ऑफ डिविडेंड इन द ईयर इन विच देयर इज लो प्रॉफिट और नो प्रॉफिट। जब प्रॉफिट कम है या फिर प्रॉफिट नहीं है, उस ईयर पर उस पैसे को यूज़ करके हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज इक्वलाइजिंग द डिविडेंड। ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव एंड advantages of dividend equalization fund: to declare uniform rate of dividend over years, to make company stable, financially sound and prove the competency of management, to make market price of the share stable for protecting the interest of shareholders। डिविडेंड देने से, इक्वल डिविडेंड देने से जो शेयर का मार्केट प्राइस है हम उसको स्टेबल करते हैं ताकि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट बना रहे। डिसएडवांटेजेस क्या है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड के? सबसे पहले हमारे प्रॉफिट को कम करेगा, डिविजिबल प्रॉफिट को थोड़ा बहुत। द फॉलोइंग आर सम डिसएडवांटेजेस: इट डजंट प्रोवाइड सैटिस्फैक्टरी रिटर्न टू शेयर होल्डर्स इवन इफ द ईयर्स इन विच देयर इज हैवी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये तब भी शेयर होल्डर्स को सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करता क्योंकि उनको प्रॉफिट ही नहीं ज़्यादा जा पाता, ठीक है। जब इनफ प्रॉफिट आ गया तो वो उस फंड में डाल रही हैं। इट प्रोवाइड्स डिविडेंड इवन फॉर सच ईयर इन विच देयर इज नो प्रॉफिट विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। जब आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो आप कैसे डिविडेंड दे रहे हो? आपको तो फिर मिस इंटरप्रेट कर रहे हो ना अपने बिजनेस का, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। इट डजंट हेल्प इन जजिंग वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट ओवर ईयर्स ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम रेट ऑफ डिविडेंड। हम वर्किंग एफिशिएंसी को जज नहीं कर सकते क्योंकि हर साल सेम डिविडेंड दिया जा रहा है। अब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का, उसे करते हैं। तो लेट्स कम, लेट मी शो यू ऑन द नोटबुक। सो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड एक टाइप का रिजर्व होता है, ठीक है। जब इस फंड को हम क्रिएट करते हैं, और रिजर्व कैसे क्रिएट होता है? रिजर्व एप्रोप्रिएशन होती है प्रॉफिट की, तो बट ऑब्वियस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जब हम जर्नल रिजर्व क्रिएट करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू जर्नल रिजर्व लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, एक टाइप का रिजर्व है, ठीक है। जब इस फंड को हम यूज़ कर रहे हैं, मान लो हम डिविडेंड दे रहे हैं, जब डिविडेंड देते हैं तो 2 डिविडेंड करते हैं, और डिविडेंड कहाँ से दे रहे हैं? इस फंड में से दे रहे हैं, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड डेबिट हो जाएगा। और हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो डिविडेंड टू बैंक हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड समझाया है, ओके। अब मैं आपको यहीं पर फिर से एक बारी सिंकिंग फंड रिवाइज करवा देती हूँ, आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। तो सिंकिंग फंड जब क्रिएट करते थे तो कैसे क्रिएट करते थे? सिंकिंग फंड हम क्रिएट करते थे P&L एप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड, राइट। जब हम सिंकिंग फंड को इन्वेस्ट करते थे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। जब इंटरेस्ट रिसीव करते थे इस इन्वेस्टमेंट से, बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सॉरी, जब हम इंटरेस्ट रिसीव करते थे तो सिंकिंग फंड में डालते थे, ना कि इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब क्रेडिट हो गई मीन्स इन्वेस्टमेंट सेल हो गई, राइट। व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड, जब इन्वेस्टमेंट बेच देते थे तब बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब आपको क्लियर कर दूँ, जब क्रिएट करते हैं तो हम एप्रोप्रिएशन से सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बाय करी, पैसे डाल रहे हैं, इंटरेस्ट मिला, बैंक में से आगे बैंक में पैसा डालें और सिंकिंग फंड में क्रेडिट कर दिए। जब दे रहे हैं तो वो पैसा, जब सेल कर रहे हैं तो सिंकिंग फंड में वो पैसा आ जाएगा, और जब सेल कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी। तो ये सिंकिंग फंड की जर्नल एंट्री होगी, एंड ये आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड की इलस्ट्रेशन में जर्नल एंट्रीज मैंने आपको करवा दी। अब नेक्स्ट हमारा सीक्रेट रिजर्व एंड अनपब्लिश्ड रिजर्व में एक डाउट था बच्चों का, दैट वाज दिस: द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ सक्सेसिव ईयर्स कैन बी इक्वलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट रिजर्व। ये एडवांटेज थी कि जब हम द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ सक्सेसिव ईयर्स कैन बी इक्वलाइज विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व की मदद से हम डिविडेंड का जो रेट होता है सक्सेसिव मीन्स कंटिन्यूस ईयर्स में, हम उसे इक्वल कर सकते हैं।
हम हर साल इक्वल शो कर सकते हैं, राइट, इसकी वैल्यू से। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट था कॉम्पिटिटर्स कैन हुडविक विद द फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉम्पिटिटिव बिजनेस। जब हम सीक्रेट रिजर्व कर रहे हैं, हुडविक का मतलब क्या होता है? हुडविक का मतलब होता है चीट करना या फिर मिसलीड करना। तो हम अपने कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस को मिसलीड कर रहे हैं, हम उनको बता ही नहीं रहे कि ऐसे ऐसे रिजर्व्स हमने क्रिएट करे हुए हैं, आप भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा सीक्रेट रिजर्व हमने क्रिएट करा हुआ है, वो लोगों को शो ही नहीं होता, राइट। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन आपको मैं समझा देती हूँ, ये वाली डेफिनेशन प्रोविजन की। प्रोविजन यूजुअली मीन्स एन अमाउंट रिटन ऑफ और रिटेन्ड बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, रेन्यूएबल और डिम्यूनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। प्रोविजन का मतलब होता है जब हम कुछ अमाउंट को रिटेन करके रखते हैं या फिर राइट ऑफ करके रखते हैं, कैसे किन किन वेज से करते हैं। पहला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट करके, प्रिपेयर फॉर रिन्यूएबल, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल्स करके, प्रोविजन फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करके, बाय द रिटेन्ड बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग एनी नॉन लाइबिलिटी। ये नॉन लाइबिलिटीज़ है हमारे लिए, मीन्स कल को हम एसेट जब हम रिपेयर करवाएंगे या एसेट बाय करेंगे या एसेट की रीवैल्यूएशन करवाएंगे, हमें पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए पहले से हम प्रोविजन क्रिएट करें। नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए होता है ऑफ विच द अमाउंट कैन बी डिटरमाइंड विद द सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। सब्सटेंशियल एक्यूरेसी के थ्रू हम ये कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर एक पॉइंट था, where any provision is used for the purpose other than which it is created, the fact must be shown in the published account of the company. Moreover, when any provision becomes reductant, so here reductant का मतलब होता है जब कोई भी provision balance हो जाती है, it should be credited back to the profit and it should be credited back to the profit and loss appropriation account। अगर कोई भी provision का balance बच जाता है उसका purpose फुलफिल होने के बावजूद भी, तब क्या करेंगे, हम उसे क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से हमने नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल लिया है, राइट। सो नेक्स्ट डाउट के ऊपर या फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हमने छोड़ा था उसके ऊपर जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लेट मी चेक कि कहाँ पर हमने छोड़ा था या फिर कौन सा हमारा डाउट बना था। रिपेयर एंड रेन्यूएबल रिजर्व भी एक बार पढ़ लेते हैं, ये हमने छोड़ दिया था तब। व्हेनेवर द नेचर ऑफ फिक्स्ड एसेट इज सच दैट इट रिक्वायर्स अ कॉन्टीन्यूस रिपेयर। कई बार फिक्स्ड एसेट्स ऐसी नेचर के होते हैं कि उन्हें कॉन्टीन्यूस उसकी रिपेयर करवानी पड़ती है, जैसे मशीनरी की, प्लांट की। द एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर मस्ट बी लो इनिशियली तो बहुत कम होता है, बट इट मे रिक्वायर हैवी एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर एट द लेटर स्टेज। बाद में जाकर उसके ऊपर बहुत सारी रिपेयर्स करवानी पड़ जाती हैं। इन सच केसेस इट इज़ एडवाइजेबल टू क्रिएट रिपेयर एंड रिन्यूएबल रिजर्व अकाउंट फॉर एवरी ईयर टू स्प्रेड द बर्डन ऑफ रिपेयर इक्वली ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। यहाँ पर रिजर्व लिखा हुआ है, बट एक्चुअली इट्स अ प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूएबल, राइट। तो ये मैं आपको जर्नल एंट्री रिवाइज करवा देती हूँ। जब हम टैक्सेशन के लिए प्रोविजन क्रिएट करते थे, वो प्रॉफिट एंड लॉस में से करते, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, फिर जब इस इनकम टैक्स को हम पे करना होता है तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू बैंक कर देते हैं। सिंपली बहुत ईजी एंट्री है ये भी। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस।